हेलो दोस्तों, जय हिंद। यस राज के इस नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यस राज के इस चैनल में आपको बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री क्लास और इसकी आज के दिन क्लास नंबर 1 है। मैं क्लास नंबर 1 लेकर आया हूँ और सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कोर्स है पूरा 2 से 3 महीना चल सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें स्टॉक मार्केट के, फाइनेंस के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। और स्टॉक मार्केट जो है फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एनालिसिस के तक क्लास 1 से लेके अनगिनत क्लासेस चलेंगे। जो इस क्लास में मान के चलिए 2 से 3 महीने तक क्लासेस चलेंगे। आप स्टेप बाई स्टेप क्लास को देखिए, सुनिए और समझिए और इसको नोट बना के चलेंगे तो फाइनेंस के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में और स्टॉक में जो है सबसे अधिक जो है स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाएगा। और इस स्टॉक मार्केट को सीखकर अपने जीवन के लिए, अपने अपने जीवन के लिए एक नया मोड़ ला सकते हैं। आज के लिए नई क्लास है, आज नंबर 1 का क्लास है और इसी तरह से हर दूसरे तीसरे दिन स्टेप टू स्टेप अलग अलग क्लासेस लेके हम आते रहेंगे हर टॉपिक में। इसमें इस क्लासेस में आप जो है स्टॉक मार्केट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दिया जाएगा, जो फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एनालिसिस तक बताया जाएगा। ये लगभग 50 से 60, 70 क्लासेस जा सकते हैं। आप एक क्लास से लेके आखिरी तक क्लास देखते रहिएगा। हम एक स्टेप से एक स्टेप बताते जाएंगे और उससे आप नॉलेज लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, ताकि हम हर वीडियो जो है जैसे ही अपलोड करें वैसे ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको जो नोट होता है पीडीएफ के रूप में हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे कमेंट और लाइक करिए, तो हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में 1 से लेके अंतिम तक क्लासेस तक हम आपको पीडीएफ का नोट दे देंगे, जिससे आप उस नोट से एक नोट से भी पढ़ के आप अपना जो है स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज नया जो है, आज नंबर 1 क्लास जो है हम बताते हैं। पहला क्लास है वुमेन एंड हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में हम पढ़ाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का इतिहास लाखों वर्षों में फैला हुआ है और यह विकास, इवोल्यूशन, सभ्यताओं, सिविलाइजेशन और आधुनिक समाज यानी कि मॉडर्न सोसाइटी के बनने की कहानी तक है। इसे मुख्यतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है मानव का विकास। लगभग 60 लाख साल पहले हमारे पूर्वज बंदरों ऐप से अलग हो गए थे और उसके बाद 20 लाख साल पहले होमो जात के सदस्य उभरे, जिनमें सबसे प्रमुख होमो हैबिलिस थे और औजार बनाने में ये सक्षम थे। और अगला होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस ये लगभग 18 लाख साल पहले विकसित हुए और ये पहले मानव थे जो आग जलाना और लंबी दूरी तय करना सीख गए थे। अगला है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गए। पाषाण युग से सभ्यता तक 10,000 पूर्व से इसके बारे में जानते हैं। इसमें भी दो पाषाण युग हैं। पहला है पाषाण युग, स्टोन एज, जो 10 लाख साल पहले से 3000 ईसा पूर्व तक का प्रारंभिक मानव जीवन
प्रारंभिक मानव शिकार जो हंटिंग और संग्रह गैदरिंग करके जीवन जीते थे। धीरे धीरे इंसानों ने औजार का उपयोग करना सीखा और समूहों में रहना शुरू किया। ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व लोगों ने कृषि एग्रीकल्चर शुरू की और अस्थायी बस्तियां बसाई इन्होंने। अगला पाषाण युग में अगला है कांस्य युग, जिसे ब्रोंज एज कहते हैं। ये 3000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की बात है। इसमें मनुष्य ने धातुओं जैसे कांसा का उपयोग शुरू कर दिया था और बेहतर औजार बनाना शुरू कर दिया था। पहली सभ्यताएं उभरने लगी, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता जो इस इराक में शुरू हो। मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता में जो इराक में की सभ्यता है, और उस मिस्र की सभ्यता जो मिस्र देश की सभ्यता यहाँ से देखने को मिली। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत और पाकिस्तान में इसकी पहचान देखने को मिलती है। और अगला है चीनी सभ्यता जो एंशियंट चाइना, ये चाइना में देखने को ये मिलती है। मानव के विकास में अगला है सभ्यता और आधुनिक समाज। सभ्यता और आधुनिक समाज पे 500 ईसा पूर्व से अब तक वर्तमान तक की माना जाता है। इसमें भी 2-3 कैटेगरियां हैं। पहला है लौह युग और प्राचीन साम्राज्य। ये जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक जो है ये लौह युग और प्राचीन साम्राज्य के रूप में माना जाता है इंसान मनुष्यों के विकास के चरणों में। इसमें मनुष्यों ने लौह यानी आयरन का उपयोग करना शुरू किया था, जिसमें हथियार और औजार मजबूत बनाने लगे। इसमें इस समय में लौह युग और प्राचीन साम्राज्य में इस समय कई महान साम्राज्य भी बने, जैसे रोमन का साम्राज्य, मौर्य और गुप्त का साम्राज्य जो भारत में है, और रोमन में रोमानिया में है, और हाने साम्राज्य का जो है चीन में देखने को मिलेगा आपको। लौह युग और प्राचीन साम्राज्य में अगला है मध्य युग जो 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के चरण में माना जाता है। इस युग में राजशाही और साम्राज्य फलने फूलने लगे थे, और इस्लामी साम्राज्य, यूरोपियन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, और इसमें युद्ध और धर्मों का विकास भी हुआ मध्य युग में। अगला है आधुनिक युग। मनुष्य का आधुनिक युग में 1500 ईस्वी से वर्तमान तक यानी कि अब तक का माना जाता है। पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति हुई, इसमें औद्योगिक क्रांति हुई। 18वीं सदी में तीनों और कारखानों ने जीवन ही बदल दिया था, और 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वार हुए। जो 21वीं सदी में इंटरनेट की तकनीकी मिली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आप इस समय एआई का नाम सुनते हो, ये एआई का ही युग है। इस लेसन से ये पता चलता है, मानव के विकास में निष्कर्ष यह निकलता है कि मानव इतिहास विकास से लेकर आधुनिक समाज तक का सफ़र है। शुरुआत में इंसान जंगलों में घूमता था, फिर उसने खेती की, नगर बनाए, साम्राज्य खड़े किए, और आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। ठीक है, ये तो हम समझे। ये तो मनुष्य का विकास के बारे में, मानव का विकास के बारे में समझा गया। अब हम पैसे का हिस्ट्री जानते हैं, पैसे का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मनी। पैसों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह एक साधारण विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम से ही शुरू हुआ, और आज डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी तक पहुंच चुके हैं।
आइए इसके विभिन्न चरणों को हम समझते हैं। पहला है, पैसे की हिस्ट्री में पहला है विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली क्या है? यानी कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है 3000 ईसा पूर्व से पहले की बात है। इसमें क्या होता था, सबसे पहले लोग माल के बदले माल का लेन देन करते थे। तब कोई मुद्रा नहीं था, एक दूसरे से सामान सामान देते थे, सामान लेते थे। और समस्या इसमें क्या होती थी, हर समय सामान्य मूल्य वाली चीज़ का मिलना मुश्किल था। जैसे हमारे पास गेहूं है तो किसी को जूता लेना है तो सबके पास जूता नहीं मिलता था है। इस समय जो है ये प्रकार की ये उसमें समस्या होती थी। विनिमय प्रणाली के बारे में समझते हैं। विनिमय प्रणाली, जिसे हिंदी में वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, एक प्राचीन व्यापारिक व्यवस्था है। यह एक प्राचीन व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का सीधा आदान प्रदान करते थे। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, इसके बजाय लोग एक दूसरे के साथ अपनी वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन करते थे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक किसान के पास उस समय अनाज है लेकिन उसे कपड़े चाहिए, वही एक कारीगर के पास कपड़े हैं लेकिन उसे अनाज की ज़रूरत है। इस स्थिति में किसान अपने अनाज को कारीगर के कपड़ों को बदले में दे सकता था और कारीगर अपने कपड़े किसान के अनाज के बदले में दे सकता था। इस तरह दोनों की ज़रूरतें बिना मुद्रा के पूरी हो जाती थी और इसी को विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहलाया गया। विनिमय प्रणाली की विशेषताएं क्या होती थी? इसमें क्या है, मुद्रा का अभाव होता था। इसमें कोई मुद्रा जैसे रुपए, डॉलर, सिक्के ये शामिल नहीं होते थे। लेन देन में केवल वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से ही होता था और सीधा आदान प्रदान दो पक्षों के बीच में सीधे तौर पर वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन ही होता था और दोहरी सहयोग की आवश्यकता होती थी। व्यापार तभी संभव था जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं को चाहते थे, तभी होता था। इसे दोहरी सहयोग या डबल क्वांटिटीज ऑफ वांट्स कहते थे। मूल्य निर्धारण में की कठिनाइयाँ होती थी। इसमें वस्तुओं के मूल्य को मापना मुश्किल होता था क्योंकि कोई मानक मापदंड नहीं होता था। उदाहरण के लिए एक गाय का मूल्य कितने बोरे अनाज के बराबर है, यह तय करना चुनौतीपूर्ण होता था और संग्रहण करने की समस्या भी होती थी। कुछ वस्तुएं जैसे फल या सब्जियां जल्दी खराब हो जाती थी जिसे उन्हें संग्रहित करना मुश्किल होता था और ये तो विशेषताएं हैं थे। अब इसमें लाभ क्या होता था? बार्टर सिस्टम में विनिमय प्रणाली के लाभ क्या होता था, इसके बारे में समझते हैं। यह एक सरल और सीधी प्रणाली थी जिसमें जटिल मुद्रा व्यवस्था की जरूरत नहीं होती थी और इसमें सामुदायिक संबंध, लोग एक दूसरे पर निर्भर होते थे जिससे समुदाय के बीच संबंध बहुत मजबूत होते थे और मुद्रा की अनुपस्थिति में उपयोगी होता था। जहां मुद्रा उपलब्ध नहीं होती थी वहां प्रणाली व्यापार को संभव बनाती थी। और इसमें कमियां क्या होती थी? विनिमय प्रणाली की कमियां क्या होती थी, इसके बारे में समझते हैं। दोहरी सहयोग की समस्या आ जाती थी। अगर एक पक्ष के पास वह वस्तु नहीं है जो दूसरे पक्ष चाहता है तो व्यापार नहीं हो सकता था और मूल्य निर्धारण में भी कठिनाइयाँ होती थी। जैसे वस्तुओं की कीमत तय करना मुश्किल होता था जिसमें उचित लेन देन में बहुत समस्या आती थी और संग्रहण और परिवहन की समस्या होती थी। खराब होने वाली वस्तुओं को रखना या दूर ले जाना बड़ी मुश्किल होता था।
विशेषीकरण की कमी होती थी। इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर उत्पादन और विशेषज्ञता की विनिमय प्रणाली मानव इतिहास की सबसे पुरानी व्यापारिक व्यवस्थाओं में से एक है। प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग इसी तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। यह प्रणाली मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित थी। समय के साथ इसकी कमियों के कारण मुद्रा का विकास हुआ, जिसने व्यापार को अधिक सुविधाजनक और कुशल बना दिया था। आधुनिक संदर्भ में विनिमय प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आधुनिक संदर्भ में विनिमय प्रणाली के बारे में समझते हैं। हालांकि आज मुद्रा प्रणाली प्रमुख है, फिर भी कुछ जगहों और परिस्थितियों में विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है। भाई ये बात सही है, विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम आज भी कभी कभी हम लोग कहीं न कहीं हो जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मुद्रा की कमी होती है वहाँ लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। आपातकाल में भी जो है युद्ध, प्राकृतिक आपदा या संकट, आर्थिक संकट में यह प्रणाली सहायक होती है। बार्टर एक्सचेंज आधुनिक समय में कुछ से व्यवसायी अपनी सेवाएं उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं और मध्यस्थ संस्थाएं इसे व्यवस्थित करती है। बार्टर एक्सचेंज आज भी कोई न कोई कर ही लेता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम समझते हैं। विनिमय प्रणाली एक प्राचीन और सरल व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता है। इसकी कुछ कमियां जैसे दोहरी सहयोग की आवश्यकता और मूल्य निर्धारण की कठिनाइयों के कारण मुद्रा ने इसकी जगह ले ली। फिर भी यह मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण रही है और आज भी कुछ संदर्भों में प्रासंगिक है। अगला है वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, जो 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की ये चीज़ है। वस्तु मुद्रा के बारे में समझते हैं। वस्तु मुद्रा कमोडिटी मनी 3000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के बीच की इतिहास है। लोगों ने इसके बारे में समझते हैं। लोगों ने मूल्यवान वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे नमक, गेहूं, चावल, कौड़ियाँ आदि। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को मुद्रा के रूप में अपनाया गया। वस्तु मुद्रा कमोडिटी मनी क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। वस्तु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका मूल्य उसके भौतिक या रूप वस्तु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका मूल्य उसके भौतिक रूप या उस वस्तु से प्राप्त होता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। यह अपने आप में मूल्यवान होती है क्योंकि यह किसी मूल्यवान सामग्री से बनी होती है या किसी मूल्यवान वस्तु को दर्शाती है। यह फिएट मुद्रा से अलग है जिसका मूल्य केवल सरकार के आदेश से होता है, जबकि वस्तु मुद्रा का मूल्य उसकी अपनी सामग्री या गुणों पर आधारित होता है। वस्तु मुद्रा की विशेषताएं के बारे में हम समझ लेते हैं। वस्तु मुद्रा में कुछ खास गुण होते हैं जो इसे मुद्रा के रूप में उपयोगी बनाते हैं, जैसे आंतरिक मूल्य। इसका मूल्य सिर्फ मुद्रा होने से नहीं बल्कि उसकी सामग्री से होता है। उदाहरण के लिए सोने के सिक्के पिघलाकर गहने बनाए जा सकते हैं और टिकाऊपन भी होता है। यह समय के साथ साथ खराब नहीं होती, जैसे सोना या चांदी लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखता था। और विभाज्यता, इसे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था, विभाजित भी होता था, इसे छोटे हिस्सों में बांटा भी जा सकता था बिना इसके मूल्य को नुकसान पहुँचाए। उदाहरण के लिए सोने को छोटे सिक्कों में बदला जा सकता था। और पोर्टेबिलिटी भी है इसमें
इसे आसानी से ले जाया भी जा सकता था, बहुत वजन नहीं होता था, हैं, इसे आसानी से ले जाया जा सकता था। और दुर्लभता, यह सीमित मात्रा में उपलब्धता होती थी, जिसका मूल्य हमेशा बना ही रहता था। उदाहरण के रूप में इसको समझ लेते हैं। मुद्रा वस्तु के कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे सोने और चांदी के सिक्के। ये प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में प्रयोग होते आए हैं, क्योंकि ये टिकाऊ और विभाज्य और मूल्यवान होते थे। जेलों में सिगरेट, कुछ जेलों में सिगरेट मुद्रा की तरह प्रयोग होती है, क्योंकि ये दुर्लभ और कैदियों के लिए मूल्यवान होती है। शंख और मोती, कुछ संस्कृतियों में इन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये दुर्लभ आकर्षक थे। शंख और मोती जो है लोग जो है मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया था। वस्तु मुद्रा के लाभ क्या है, क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले आंतरिक मूल्य, इसका अपना मूल्य होने के कारण लोग इसे आसानी से स्वीकार करते थे। और स्थिरता होती थी, यह फिएट मुद्रा की तुलना में मूल्य में अधिक स्थिर होती है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति से कम प्रभावित होती थी और इसका विश्वास भी बना रहता था। इसका मूल्य मूर्त वस्तु पर आधारित होने से लोग इस पर भरोसा करते थे। वस्तु मुद्रा की कमियां क्या क्या होती थी, इसके बारे में हम समझते थे। वस्तु मुद्रा की कमियां क्या है? भंडारण और परिवहन, यानी कि सोने जैसी वस्तुएं भारी होती थी और उन्हें बड़ी मात्रा में ले जाना मुश्किल होता था, और विभाज्यता की समस्या आती थी। कुछ वस्तुओं को छोटे हिस्सों में बांटना आसान नहीं होता था, जिससे छोटे लेन देन में परेशानी होती थी। मूल्यों में उतार चढ़ाव भी होता था। वस्तु का मूल्य आपूर्ति और मांग के आधार पर बदल सकता था। और इसका इतिहास में क्या महत्व होता था, ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। वस्तु मुद्रा का उपयोग इतिहास में व्यापक रूप से हुआ है। रोमन साम्राज्य में सोना चांदी के सिक्के और कई स्वदेशी संस्कृतियों में शंख या मोती इसके उदाहरण हैं। फिएट मुद्रा के आने के बाद इसका प्रयोग कम हुआ, क्योंकि फिएट मुद्रा बनाना और प्रबंध करना बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं आधुनिक संदर्भ में, थोड़ा समझ जाते हैं। आज फिएट मुद्रा मुख्य रूप से प्रयोग होती है, लेकिन वस्तु मुद्रा का महत्व अभी नहीं है। सोना और चांदी निवेश के रूप में उपयोग होते हैं, पर आर्थिक अस्थिरता के समय लोग इन्हें मूल्य संग्रह के लिए ही चुनते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? वस्तु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो अपनी सामग्री और प्रतिनिधित्व की गई वस्तु के आधार पर मूल्य रखती है। यह स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है, लेकिन भंडारण और परिवहन जैसे मुद्दों के कारण आज इसका प्रयोग सीमित है। फिर भी यह कुछ संदर्भों में प्रासंगिक बनी हुई है। अगला हम धातु के सिक्के के बारे में, जो 1000 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी तक के बीच में जो धातु के सिक्के हैं वो चाल चलन में थे। इसके बारे में, धातु के सिक्के के बारे में समझते हैं। धातु के सिक्के मुद्रा का एक रूप है जो विभिन्न धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबे, निकल से बने होते हैं। ये सिक्के आमतौर पर सरकारों या मुद्रा प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाते हैं और दैनिक लेन देन में उपयोग किए जाते हैं। धातु के सिक्के अपनी अस्थायित्व, स्वीकार्यता और मानकीकरण के कारण प्राचीन काल से ही व्यापक रूप से प्रचलित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, 20 रुपये के सिक्के धातु के सिक्के के उदाहरण हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं क्वार्टर 25 सेंट, डाइम 10 सेंट, निकल 5 सेंट और पेनी 1 सेंट धातु के सिक्के संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं। धातु के सिक्कों की विशेषताएं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये पहला अस्थायित्व होता है। धातु के सिक्के कागजी मुद्रा की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
और स्वीकार्यता, इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जाता है और विभिन्न प्रकार के लेन देन में उपयोग भी किया जा सकता है। मानकीकरण, प्रत्येक सिक्के का एक विशिष्ट मूल्य और वजन होता है जिसमें लेन देन आसान होता है। सुरक्षा, जालसाजी को रोकने के लिए सिक्कों में उभरे हुए डिजाइन और किनारों पर रेखाएं जैसी सुरक्षा विशेषताएं होती है। और संग्रहणीयता, कुछ धातु के सिक्के विशेष रूप से पुराने या दुर्लभ सिक्के संग्रहित होते हैं और इनका मूल्य उनके अंकित मूल्य से अधिक हो सकता है। धातु के सिक्कों के प्रकार के बारे में समझते हैं। परिसरण सिक्के, ये सिक्के दैनिक लेन देन के लिए जारी किए जाते हैं और व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। और अगला है स्मारक सिक्के। स्मारक सिक्के किसी विशेष घटना, व्यक्ति या वर्षगांठ को मनाने के लिए जारी किए जाते हैं और अक्सर संग्रहणीय होते हैं। और बुलियन सिक्के सोने, चांदी या प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं से बने होते हैं और मुख्य रूप से निवेश के लिए उपयोग किए जाते हैं। और प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्के प्राचीन सभ्यताओं द्वारा जारी किए गए हैं। प्राचीन सिक्के प्राचीन सभ्यताओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों जो अब संग्रहित वस्तुएं हैं क्यों संग्रह करने के लिए ही रखा गया है। और धातु के सिक्कों का इतिहास क्या है, इसके बारे में समझते हैं। धातु के सिक्कों का उपयोग हजारों वर्षों से हो रहा है। सबसे पुराने ज्ञात सिक्के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं जो लीडिया, आधुनिक तुर्की में बनाए गए थे। समय के साथ धातु के सिक्के दुनिया भर में मुद्रा का एक मानक रूप बन गए। धातु के सिक्के के लाभ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अस्थायित्व, यानी कि ये अस्थायी होता है, कागज मुद्रा की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। और स्वीकार्यता, व्यापक रूप से इसे स्वीकार भी किए जाते हैं। मानकीकरण, लेन देन को आसान भी बनाते हैं धातु के सिक्के। और सुरक्षा में, जालसाजी को रोकने के लिए सुरक्षा विशेषताएं भी होती हैं, इसमें सुरक्षा भी रहता है। और संग्रहणीयता, कुछ सिक्कों का मूल्य समय के साथ बढ़ भी सकता है। धातु के सिक्कों की कमियां क्या होती है, जरा इसको हम समझते हैं। उत्पादन लागत, उत्पादन लागत कागजी मुद्रा की तुलना में अधिक महंगा होता है धातु का सिक्का। और वजन और आकार, बड़ी मात्रा में भारी और बोझिल भी होता है सिक्का। और चोरी का जोखिम भी होता है, कीमती धातुओं से बने सिक्के चोरी का लक्ष्य भी हो सकते हैं। और पहनाव और घिसाव, समय के साथ साथ घिस सकते हैं और मूल्य खो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव को खनन और धातु प्रसंस्करण, पर्यावरणीय प्रभाव खनन और धातु प्रसंस्करण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब इसमें हम निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको बारे में हम समझते हैं। धातु के सिक्के मुद्रा का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप है जो अपनी स्थायित्व, स्वीकार्यता और मानकीकरण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इनकी उत्पादन लागत, वजन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसी कमियां भी हैं, इसके बावजूद धातु के सिक्के दुनिया भर में मुद्रा का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। पहली बार सिक्के 600 ईसा पूर्व में लीडिया, आधुनिक तुर्की में बनाए गए थे। प्राचीन में रोम, ग्रीस, भारत और चीन में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। और पेपर मनी जो है 700 ईस्वी से अब तक पेपर मनी का इतिहास है, इसके बारे में हम समझते हैं। कागजी मुद्रा, पेपर मनी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कागजी मुद्रा या पेपर मनी एक प्रकार की मुद्रा है जो कागज से बनी होती है और इसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये एक फिएट मुद्रा होती है जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना, चांदी से नहीं जुड़ा होता है। इसके बजाय इसका मूल्य सरकार के समर्थन और लोगों के विश्वास पर आधारित होता है। कागजी मुद्रा का उपयोग लेन देन को आसान बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह हल्की ले जाने में
सुविधाजनक और विभिन्न मूल्य वर्गों में उपलब्ध होती है। और कागजी मुद्रा की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सरकार द्वारा जारी, इसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसे कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। अगला है फिएट मुद्रा। इसका मूल्य किसी ठोस संपत्ति से नहीं जुड़ा है बल्कि सरकार के आदेश पर निर्भर करता है। और पोर्टेबल, ये धातु के सिक्के की तुलना में हल्की और ले जाने में आसान होती है। विभिन्न मूल्य वर्ग, छोटे और बड़े लेन देन के लिए अलग अलग मूल्य वर्ग जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 100 के नोट में, 500 के नोट में उपलब्ध होती है। और सुरक्षा विशेषताएं, जालसाजी रोकने के लिए इसमें वाटरमार्क, सुरक्षा धागा और होलोग्राम जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं जो सुरक्षा के रूप में सही होती है। और उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट भी है। भले 2000 का नोट इस समय नहीं चल रहा है लेकिन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का और $100 के भी है। कागजी मुद्रा का महत्व के बारे में समझ लेते हैं हम। कागजी मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। यह वस्तु विनिमय की तुलना में अधिक सुविधाजनक है क्योंकि इसमें दोहरी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग छोटे से लेकर बड़े बड़े लेन देन तक के लिए आसानी से किया जा सकता है। सरकार द्वारा इसे समर्थन प्राप्त होने के कारण इसे व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जाता है। कागजी मुद्रा के लाभ क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सुविधा में हल्की और ले जाने में आसान होता है। लचीलापन होता है, विभिन्न मूल्य वर्गों में उपलब्ध होती है इसलिए लचीलापन होता है। उत्पादन सिक्कों की तुलना में सस्ता और आसान भी होता है। और विश्वसनीयता में सरकार के समर्थन से स्वीकार किया जाता है। सरकार इसको जो है समर्थन देती है इसलिए लोग विश्वास करते हैं। कागजी मुद्रा की कमियां क्या है इसके बारे में समझते हैं। जालसाजी, नकली नोट बनाए जा सकते हैं। अक्सर नकली नोट देखने को मिल जाता है। और मूल्यह्रास, मुद्रा स्थिति में इसका मूल्य कम हो सकता है। और क्षति, समय के साथ साथ घिसने क्षति भी होती है। समय के साथ साथ घिसने या फटने की संभावना अधिक होती है। कागजी मुद्रा का उपयोग सबसे पहले 7वीं शताब्दी में चीन में शुरू हुआ था जहाँ से इसे फ्लाइंग मनी कहा जाता था। यूरोप में इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी में स्वीडन से शुरू हुआ। आज यह दुनिया भर में मुद्रा एक प्रमुख रूप से है। भैया इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। कागजी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो कागज से बने होती है। सरकार द्वारा इसे समर्थित होती है और लोगों के विश्वास पर चलती है। अपनी सुविधा और उपयोगिता के कारण यह आधुनिकता अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हालांकि इसके कुछ जोखिम भी है जैसे जालसाजी और मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है। पहली बार चीन के तांग वंश में 17वीं सदी में कागजी नोट का प्रचलित हुआ था। 11वीं सदी में सोंग वंश ने इसे आधिकारिक रूप मुद्रा बना दिया था। 17वीं सदी में यूरोप में भी बैंक नोट चलन में आए थे। सबसे पहले स्वीडन में आए थे। लेकिन कागजी नोटों से व्यापार आसान हो गया था क्योंकि हल्के और सुविधाजनक थे। अब आ जाइए बैंकिंग प्रणाली और फिएट मनी। 17वीं और 20वीं सदी बैंक प्रणाली और फिएट मनी की उत्पत्ति हुई। जो बैंकिंग प्रणाली और फिएट मनी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के दो स्तंभ हैं जो एक दूसरे से गहराइयों से जुड़े हुए हैं। इस लेख में हम इन दोनों की परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व और उनके अंतर संबंधों को विस्तार से समझना पड़ेगा। बैंकिंग प्रणाली क्या है इसके बारे में समझते हैं। बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थान जैसे बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं निम्नलिखित है। जैसे बैंक में जमा खाते होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। ग्राहक अपने पैसे को बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक उन्हें ब्याज देता है। और
ऋण भी बैंक ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है जिस पर उन्हें ब्याज चुकाना होता है। भुगतान सेवाएं, पेमेंट सर्विस, भुगतान सेवाएं जिसे बैंक चेक भी देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। और निवेश सेवाएं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों को निवेश के लिए अवसर प्रदान करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मनी, स्टॉक और बॉन्ड, जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक और बॉन्ड जैसी सर्विसेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिएट मनी क्या है? फिएट मनी एक ऐसी मुद्रा है जिसका मूल्य सरकार के आदेश से निर्धारित होता है, न कि किसी भौतिक वस्तु जैसे सोने या चांदी से। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इसे कितना स्वीकार करते हैं और सरकार इसे कितना समर्थन देती है। जैसे भारतीय रुपया, INR, अमेरिकी डॉलर, USD, यूरो। फिएट मनी के लाभ क्या होते हैं? पहले बात फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है जो सरकारें अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार मुद्रा की आपूर्ति को समायोजित कर सकती है। सुविधाजनक, इसे बनाना और प्रबंधित करना आसान है। स्थिरता, केंद्रीय बैंक नीतियों के जरिए मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्यों को नियंत्रण अपने रख सकती है। फिएट मनी के जोखिम क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में बहुत अधिक मुद्रा छापने से इसका मूल्य कम हो जाता है। यानी महंगाई के दौर में अगर इसको छापा जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब विश्वास का नुकसान होता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। यदि लोग सरकार या मुद्रा में भरोसा खो दे तो इसका मूल्य गिर सकता है। बैंकिंग प्रणाली और फिएट मनी क्या संबंध है एक दूसरे पे, इसको हम समझते हैं। बैंकिंग प्रणाली और फिएट मनी एक दूसरे पर निर्भर है। बैंकिंग प्रणाली फिएट मनी के उपयोग को आसान बनाती है, जबकि फिएट मनी बैंकिंग प्रणाली के लिए एक मानक मुद्रा प्रदान करती है। इनके बीच संबंध निम्नलिखित तरीके से देखा जा सकता है। जैसे मुद्रा का भंडार, बैंक ग्राहकों के लिए फिएट मनी को सुरक्षित रखते हैं और मुद्रा का हस्तांतरण बैंक लेन देन को आसान बनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को पैसा भेजना आसान होता है। और ऋण सृजन, क्रेडिट क्रिएशन, बैंक ऋण देकर फिएट मनी को आपूर्ति को बढ़ाते हैं। मौद्रिक नीति इसमें होता है। केंद्रीय बैंक जैसे RBI बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फिएट मनी को आपूर्ति को नियंत्रण भी करता है। अगला है बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं। बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। और भुगतान प्रणाली में चेक, कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सेवाओं से भुगतान करते हैं। निवेश सेवाएं जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का आसान अवसर होता है। और जोखिम प्रबंधन का भी व्यवस्था होता है, जिसे बीमा और अन्य सेवाओं के जरिए जोखिम कम होता है। और विनियमन सरकार और केंद्रीय द्वारा नियंत्रण होता है। फिएट मनी की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सरकारी समर्थन, इसका मूल्य सरकार के भरोसे पे टिका होता है। कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, यह केवल स्वीकृत के कारण मूल्यवान होता है। मुद्रा आपूर्ति होता है जो केंद्रीय बैंक इसे नियंत्रित करती है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, यह मुद्रास्फीति से प्रभावित हो सकती है। महंगाई के ऊपर जो है प्रभावित हो सकती है। वैश्विक स्वीकृति हो सकती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और इसका महत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फिएट मनी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपरिहार्य है और ये निम्नलिखित तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऋण के जरिए व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है।
वित्तीय स्थिरता भी होती है। मौद्रिक नीतियों के जरिए स्थिरता बनाए रखता है। सुविधाजनक होता है, सुविधा लेने देने को आसान और तेज बनाता है। वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम समझते हैं। बैंकिंग प्रणाली और फिएट मनी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वैज्ञानिक प्रणाली फिएट मनी के उपयोग को सुगम बनाती है और फिएट मनी बैंकिंग प्रणाली को एक मानकीकृत मुद्रा प्रदान करती है। ये दोनों मिलकर धन के प्रवाह को सुचारू करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। बैंक नोट का चलन बढ़ा है जो सोने चांदी पर आधारित थे। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, लेकिन सरकार इसकी वैधता को मान्यता देती है। और स्वर्ण मानक, जिसमें मुद्रा को सोने के मूल्य से जोड़ा जाता था, 20वीं सदी में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है डिजिटल मुद्रा और करेंसी के बारे में समझते हैं। मॉडर्न युग में ये भी मॉडर्न की मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी। आज के डिजिटल युग में मुद्रा का रूप बदल रहा है। पारंपरिक नगद और सिक्कों के अलावा अब डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। आइए इन्हें सरल भाषा में हम लोग समझते हैं। डिजिटल मुद्रा क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। डिजिटल मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होती है। इसका मतलब है कि भौतिक रूप में नहीं होती, जैसे कि नोट, सिक्के, बल्कि कंप्यूटर, मोबाइल, अन्य डिवाइसों से पर संग्रहित होती है। मोबाइल, कंप्यूटर के डिवाइसों पे संग्रहित होती है। इसका उपयोग ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान और पैसे भेजने लेन देन में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट जैसे भी पेटीएम, गूगल पे आप लोग चलाते हैं, ये भी डिजिटल मुद्रा ही है। क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल मुद्रा का एक प्रकार है, लेकिन इसके अपने खास गुण हैं। क्रिप्टो करेंसी एक विशेष प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी, जिसे गुप्त लेखन का उपयोग करके सुरक्षित की जाती है। यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर चलती है, जिसका मतलब है कि यह किसी सरकार या बैंक या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होती। इसका उपयोग लेन देन, मूल्य संग्रहण और इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानी जाती है इसे। और रिपल तेज और सस्ते अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए होता है। ये लाइटकॉइन बिटकॉइन का एक ही विकल्प है दोनों। और आगे चलते हैं, डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी के मुख्य अंतर क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। डिजिटल मुद्रा में अक्सर केंद्रीकृत या बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। देखो, डिजिटल मुद्रा जो है बैंक सरकार से द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता, सरकार से लेना देना नहीं होता। और सुरक्षा में बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह सुरक्षित होता है। क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन द्वारा सुरक्षित होता है और पारदर्शिता लेन देन में निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। और इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी लेन देन में ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, ठीक है। और विनिमय सरकार द्वारा, वित्तीय संस्थानों द्वारा विनियमित होती है, लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी में विनिमय अभी अस्पष्ट नहीं है और विकसित फिलहाल हो रहा है। विनिमय अभी अस्पष्ट और विकसित हो रहा है। डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी के लाभ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये सुविधाजनक, ऑनलाइन देन करना आसान और तेज होता है और कम लागत लगती है। पारंपरिक बैंकिंग तुलना में शुल्क कम होता है। वैश्विक पहुंच, दुनिया भर में कहीं भी लेन देन संभव हो सकता है
और सुरक्षा में भी सही होता है। क्रिप्टोग्राफिक और ब्लॉकचेन तकनीक से ये सुरक्षित होते हैं। पारदर्शिता होती है। ब्लॉकचेन पर लेन देन सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं, जो बिल्कुल पारदर्शिता होती है। डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी के जोखिम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें अस्थिरता पाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और सुरक्षा में हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी का भी खतरा होता है इसमें। और विनिमय क्रिप्टो करेंसी के नियम अस्पष्ट कानूनी जोखिम होता है। हमने बताया था कि इसमें कानूनी सिस्टम नहीं होता। तकनीकी जटिलताएं होती है। इसमें उपयोग के लिए तकनीकी ज्ञान जरूरी होता। तकनीकी जटिलता होती है। इसमें इसका उपयोग करने के लिए तकनीक का ज्ञान होना ज़रूरी होता है और स्वीकृत होता है। ये हर जगह क्रिप्टो करेंसी स्वीकार नहीं की जाती, जिसे अपने भारत में क्रिप्टो करेंसी स्वीकार नहीं किया। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम समझते हैं। डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी आधुनिक वित्तीय प्रणाली का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये सुविधा कम लागत और वैश्विक पहुंच प्रदान करते हैं, लेकिन अस्थिरता, जोखिम और विनिमय की अनिश्चितता जैसी चुनौतियां भी लाते हैं। इनका भविष्य उज्जवल है, पर उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए और इनमें जोखिमों को समझना चाहिए। हाँ, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट का दौर भी है ही है। 2009 में बिटकॉइन आया था, जो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बनी। आज ब्लॉकचेन, डिजिटल वॉलेट और CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भविष्य की वित्तीय प्रणाली को ये सब बदल रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष अब लिखा, पैसे का अब तक का सफ़र बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल मुद्रा तक बहुत रोमांचक रहा। समय के साथ मुद्रा के रूप में और तरीके बदलते गए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य लेन देन को सरल और सुविधाजनक माना ही जा रहा है।